अच्छा जी, अगर हम ये अब जो है ये पार्ट 2 है उसका चैप्टर 2 का। अब अगर हम जैसे कोई बायोलॉजिकल मेथड है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसका आंसर हमारे पास सही आ गया बिल्कुल, यानी हमने सब कुछ ठीक किया है, तो फिर उसके बारे में एक थ्योरी बन जाती है। थ्योरी से मुराद एक जो है समझे एक बात जो है वो लिख दी जाती है कि ये जो है मसला था, इसका आंसर इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स इस तरह से किए जाते हैं और ये इस तरह के आंसर आते हैं। अब थ्योरी की डेफिनेशन जो है वो आ सकती है पेपर में। तो थ्योरी क्या होती है? साइंटिस्ट यूज़ द वर्ड थ्योरी इन वेरी डिफरेंट वेज देन नॉन साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो है वो थ्योरी का वर्ड बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं किसी आम बंदे के मुकाबले में। व्हेन मैनी पीपल से आई हैव अ थ्योरी दे रियली मीन आई हैव अ गेस। जब कोई आम इंसान कह रहा होता है कि मेरी एक थ्योरी है, तो उसका मतलब क्या होता है कि मेरा एक गेस है, यानी कि मेरी एक थ्योरी है कि जो है ना शायद ये इस वजह से हो रहा है, इस तरह से कहते हैं ना लोग। तो उसका मतलब क्या होता है कि मेरा मानना ये है। लेकिन साइंटिस्ट जो है वो उनका मानना कुछ नहीं होता, वो जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, उसके बाद जो है वो एक थ्योरी पेश कर रहे होते हैं कि उनका मानना ये है, यानी उनकी एक थ्योरी ये है। साइंटिफिक थ्योरी ऑन द अदर हैंड आर वेल टेस्टेड, बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट करने के बाद दी जाती है, एंड हाईली रिलायबल, और बहुत ही यानी इस तरह की होती है कि उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना, किसी भी नेचर की चीज़ का, ठीक है। तो ये इसकी साइंटिफिक थ्योरी की डेफिनेशन आ गई, ये काट देंगे। साइंटिफिक थ्योरीज आर वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। दे यूनिफाई मैनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं और बहुत सारा डेटा होता है जो कि हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कलेक्ट किया होता है। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, एक थ्योरी का नाम है ये, सही। यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन लिखेंगे अगर पेपर में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है लॉज एंड प्रिंसिपल की। अब जो है वो थ्योरी जो होती है वो एक बात होती है, ठीक है ना, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट कह लो जो कि बहुत टेस्टेड वगैरह तो होती है, लेकिन अब जो है वो थ्योरी चेंज हो सकती है कि किसी नए साइंटिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कुछ चेंजेस आए तो वो थ्योरी थोड़ी चेंज हो गई। लेकिन जब जो है वो 100% कन्फर्म हो जाती है कोई थ्योरी, तो वो क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है। लॉ एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे पत्थर पे लकीर, ठीक है, यानी इसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो होता है लॉ। साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ लाइफ। एक जो है वो मुसलसल और बिल्कुल एक पक्का जो है वो नेचर का फैक्ट होता है, यानी कि एक हकीकत होती है। इट इज़ वर्चुअली एंड इररिफ्यूटेबल थ्योरी। एक ऐसी थ्योरी होती है ये जो कि रिफ्यूट नहीं की जा सकती, यानी कि ख़त्म नहीं की जा सकती, जिसका कोई ये नहीं हो सकता कि ये गलत है। जैसे कि अगर हम कहें कि जो है वो सूरज जो है वो आसमान पर है, तो ये इररिफ्यूटेबल थ्योरी है, ये एक लॉ है, ठीक है, ये चेंज नहीं किया जा सकता, ज़मीन पर नहीं आ सकता। बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉज ड्यू टू पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ। बायोलॉजी के अंदर ज़्यादातर आपको लॉज नहीं दिखेंगे, आपको थ्योरीज दिखेंगी। क्यों? क्योंकि लॉज इसलिए कम होते हैं क्योंकि नेचर जो है वो बहुत पजलिंग है, बहुत डिफिकल्ट है, नेचर के अंदर बहुत अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं, तो इसलिए इसके अंदर थ्योरीज जो होती हैं वो लॉज जो होते हैं वो कम होते हैं, थ्योरीज ज़्यादा होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। टॉपिक नहीं है, मतलब डेफिनेशंस हैं काइंड ऑफ। फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर अ टेबल और ग्राफ। डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाया जाता है? डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कोई भी जो हमने चीज़ें जो डिटेल्स कलेक्ट करी हैं उसको ऑर्गेनाइज करना है, एक जगह जमा करना, सही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो टेबल्स बनाते हैं हम, या तो हम ग्राफ बना रहे होते हैं। डोंट थ्रो आउट डेटा पॉइंट्स यू थिंक आर बैड। जो हमें अगर लग रहा होता है कि ये पॉइंट्स जो है वो बेकार है, उसको ऐसे हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। एंड दैट डोंट सपोर्ट योर प्रेडिक्शंस, या जो हमारी जो है बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हो उन्हें हमें नहीं करना चाहिए। सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल डिस्कवरीज इन साइंस वर मेड बिकॉज द डेटा लुक्ड रॉन्ग। सबसे ज़्यादा जो है अमेजिंग डिस्कवरीज कब होती है? जब हमें ये लग रहा होता है कि डेटा गलत जा रहा है, लेकिन वो बाद में सही निकलता है, तो इसलिए हमें कोई भी डेटा ज़ाया नहीं करना चाहिए। वंस यू हैव रिकॉर्डेड द डेटा यू मे नीड टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल एनालिसिस। एक दफ़ा डेटा जमा हो जाए तो फिर हम उसके ऊपर मैथमेटिक्स जो है वो मैथमेटिकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, यानी मैथ्स अप्लाई कर रहे होते हैं टू सपोर्ट और रिफ्यूज़ योर हाइपोथेसिस, जिसकी वजह से हमें जो है क्या कहते हैं सपोर्ट हो रही होती है या तो रिफ्यूज़ कर रहा होता है जो कि हमारी हाइपोथेसिस को। इसके अंदर हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल रिपोर्ट डेटा है, बस ये इतनी ही बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये हमारे पास दिखाया हुआ है कि किस तरह से चार्ट्स बनती हैं, पाई चार्ट्स बनती हैं, ये हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे ये ऑर्गेनाइज किया हुआ डेटा कि इस पर दिखा रहे हैं कि जो है ना क्या कहते हैं हर महीने में कितना ज़्यादा जो है वो नंबर का मलेरिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे एक हमें ट्रेंड मिल रहा है कि जैसे पहले कम था मलेरिया, उसके बाद बढ़ता चला गया, अक्टूबर तक सबसे ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से ये डेटा कलेक्ट किया हुआ है, डेटा कलेक्शन इस तरह से होती है। सेकंड डेफिनेशन हो गया हमारे पास डेटा एनालिसिस की। डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि हम जो है जो भी अपने डेटा कलेक्ट कर लिए उसके ऊपर हम जो है वो उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। द स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर अप्लाइड। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? डेटा एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगा रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास आता है रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेबल्स और ग्राफ्स बन रहे होते हैं और इसके अंदर हमारे पास रेशियो और प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे होते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो के अंदर हम कोई भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि आ फ्लावर हैज़ 4 सेपल्स एंड 12 पेटल्स, 4 सेपल्स हैं और 12 पेटल्स हैं, तो इसका रेशियो किस तरह से लिखेंगे? 4:12, ठीक है। और इसको हम जो है अगर हम जैसे इसकी कैंसिलेशन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 4 1 4 आ गया, 4 3 12 आ गया, 1:3 का रेशियो है। यानी हर एक पेटल के साथ, हर एक सेपल के साथ 3 पेटल्स होंगे,
तो ये एक रेशियो बन गया, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया समझो एक तरह से। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन के अंदर हम जो है वो सारे रेशियोज़ को इक्विवेलेंटली शो करते हैं कि सारी हमारे पास जो रेशियोज़ हैं वो बराबर ही है, यानी 4:12 का है तो वो बराबर ही है किसके, 1:3 के। तो ये प्रोपोर्शन कहला रहा होता है, सही है। रेशियो के अंदर एक जो है एक स्पेसिफिक वो होता है, और प्रोपोर्शन के अंदर ये बता रहे होते हैं कि कौन कौन से रेशियोज़ एक बराबर है। अच्छा, अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। यानी मैथमेटिक्स जो है वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट है किसका, किसी भी साइंस के प्रोसेस का। अब इमेजिन करें कि आप एक बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, और आपको जो है वो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन पता करनी है, ठीक है, यानी कि कितने इंसेक्ट्स हैं। अब आप जो है वो किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे जाके पॉपुलेशन जो है वो उसकी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स की एक स्पेसिफिक रीजन में। उसके बाद आप उसको जो है वो किसी दूसरे रीजन की पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे एक एरिया में फॉर एग्जाम्पल 12 इंसेक्ट्स हैं, दूसरे एरिया में 14 इंसेक्ट्स हैं। अब इन्हें आप कंपेयर कर रहे हैं। हर स्टेप पे जो है वो आपको क्या देखनी पड़ रही है, मैथमेटिक्स जो है वो आपको यूज़ करनी पड़ रही है मेजर करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए नेचुरल फिनोमेना को मैथ्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये एक बात है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल बायोलॉजी। मैथमेटिकल बायोलॉजी जो है इसकी डेफिनेशन आ सकती है पेपर में। मैथमेटिकल बायोलॉजी क्या है, इट इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो मैथ्स के जरिए प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे नंबर, किसी चीज़ का नंबर प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के जरिए। वन की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी इज़ द क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। और इसका एक अहम रोल क्या है कि हम इसके अंदर मैथमेटिकल मॉडल्स बना रहे होते हैं, सही है। दे आर इक्वेशंस और फॉर्मुलाज दैट कैन प्रेडिक्ट और डिस्क्राइब नेचुरल अकरेंस। अब इसके अंदर हम बहुत सारी इक्वेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर्मुलाज यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हम बता रहे होते हैं अलग अलग चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स में जैसे MCQs में आ सकती हैं कि मैथमेटिकल बायोलॉजी के एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर पैटर्न, यानी कि लोग जो है वो किस वक्त पे किस टाइम पे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस टाइम पे स्लीपी हो रहे हैं, किस टाइम पे फ्रेश हो रहे हैं, इस तरह से। पॉपुलेशन चेंजेस ओवर टाइम, किस तरह से पॉपुलेशन चेंज हो रही है, कि मतलब कब जो है वो बच्चे जो है वो ज़्यादा जो है वो पैदा हो रहे हैं, किस सीज़न में जो है क्या कहते हैं कीड़े ज़्यादा आ रहे हैं, इस तरह की बातें, या किस सीज़न में फ्लावर ज़्यादा उग रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किस तरह से बना हुआ है हमारे पास, प्रोटीन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स है, ये सारी चीज़ें। हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें भी नंबर का आ गया। पॉपुलेशन ऑफ एन इंडेंजर्ड स्पीशी, कि कौन सी जो है क्या कहते हैं स्पीशीज़ खतरे में, उसकी पॉपुलेशन को काउंट करना। बैक्टीरियल ग्रोथ, कितने बैक्टीरियाज बन रहे हैं कहाँ पे। फाइनली वी कैन से दैट मैथमेटिक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि नेचर को समझने के लिए मैथमेटिक्स का एक अहम किरदार है। अब इस चैप्टर की समरी है, ये छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। साइंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर एंड हाउ इट अफेक्ट अस एंड एनवायरमेंट। साइंस की डेफिनेशन दी हुई है। ये सारी समरी के जो पॉइंट्स होते हैं ये MCQs में आ सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड इज स्टेप वाइज प्रोसेस इन विच साइंटिस्ट फाइंड आउट द रीजंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन दी हुई है। एंड ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस। ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि या तो ये क्वालिटेटिव होती है या तो ये क्वांटिटेटिव होती है। योर क्वेश्चंस शुड टेल व्हाट इट इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू डिस्कवर। क्वेश्चन से ये पता चलना चाहिए कि आप क्या मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको एक्सपेरिमेंट्स क्या करना है, ठीक है। ये ना हो कि आपको यही ना पता हो कि हम करने क्या जा रहे हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन करना क्या है उसका यही ना पता हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाइपोथेसिस इज एन आइडिया दैट इज सजेस्टेड एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर नेचुरल इवेंट। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें क्या लग रहा है किसी चीज़ के बारे में। डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व इफ देन लॉजिक। इफ देन लॉजिक किस में यूज़ होती है, डिडक्टिव रीजनिंग में यूज़ होती है। रिजल्ट इंक्लूड डिटेलिंग। रिजल्ट के अंदर क्या होती है, हर चीज़ की डिटेल होती है ऑब्जर्वेशंस की जो कि हमने किए होते हैं। कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन का जो है जब हम जो है वो रिजल्ट जो है एक्सपेरिमेंट का उसे अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, उसे छान पटक कर लेते हैं उसके बाद जो है हमको जवाब देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंक्लूजन कहलाता है। थ्योरीज आर वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल। थ्योरीज की डेफिनेशन है साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। फैक्ट ऑफ नेचर आएगा तो वो साइंटिफिक लॉ है। मैथमेटिकल बायोलॉजी जो है वो फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम वीडियो में इसके रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे और 5 ईयर के हम जो है सॉल्व करेंगे। और कोई मजीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें।